स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी के उन टॉपिक्स के बारे में जिनमें आप लोगों की क्यूरियोसिटी काफ़ी रहती है। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी में पढ़ाई, यहाँ पे नौकरी और यहाँ का लाइफस्टाइल। वैसे तो ये तीनों टॉपिक एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, आपको यूट्यूब पे भी इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आज का व्लॉग काफ़ी खास होने वाला है। खास इसीलिए क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाला हूँ वो मैक्सिमम यूट्यूबर्स या तो आपको नहीं देते हैं या फिर आपको आधा सच बताते हैं और कुछ तो उसको बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग विद सुमित। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। तो मेरा नाम सुमित है और मैं जर्मनी में पिछले 8 साल से रह रहा हूँ। मैं यहाँ पे अक्टूबर 2013 में मास्टर्स पढ़ने आया था और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स के बारे में जो मिथ्स हैं हम आज उनके बारे में बात करेंगे, उन सभी मिथ्स को बस्ट करेंगे। जो आधे अधूरे सच हैं उनको मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा और अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है स्टडी इन जर्मनी। आप में से बहुत लोगों ने काफ़ी वीडियोस पे या काफ़ी जगह पढ़ा होगा या देखा होगा कि जर्मनी में पढ़ाई फ्री है। तो ये जो वर्ड फ्री है ये एक्चुअली में आधा सच है। आधा सच क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो जर्मनी में जो ट्यूशन फ़ी है वो फ्री है पब्लिक यूनिवर्सिटी की, और ये भी केवल 2018 तक ही सही था। 2018 के बाद फॉर एग्जांपल जैसे स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अब उन लोगों को ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है जो कि है 1500 यूरोज़ पर सेमेस्टर। इसके अलावा हर एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जहाँ पे ट्यूशन फ़ी नहीं है वहाँ पर भी एक सेमेस्टर फ़ी लगती है। अब ये सेमेस्टर फ़ी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग अलग होती है। आपको 150 से 200 यूरो किसी यूनिवर्सिटी में होगी सेमेस्टर फ़ी, और किसी यूनिवर्सिटी में 600 या 800 यूरो तक भी हो सकती है। सेमेस्टर फ़ी के अलावा जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी ध्यान देना होता है। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है इसमें आपका एकोमोडेशन, आपके खाने का खर्चा और बाकी आपके जो मिसलेनियस हैं मतलब खरीदारी वगैरह वगैरह खर्चे भी इंक्लूड होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, साथ ही साथ आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री तो नहीं है। तो जब भी आप कोई वीडियो देखते हो जहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि फ्री स्टडी इन जर्मनी, या आप कोई ब्लॉग पढ़ते हो जहाँ पे लिखा होता है फ्री स्टडी इन जर्मनी, तो ये एक आधा सच है। तो अगर आप जर्मनी पढ़ने आ रहे हो तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि यहाँ पे पढ़ाई फ्री है। यहाँ पे पढ़ाई के पैसे लगते हैं, हालांकि जो सेमेस्टर फीस है वो बहुत नॉमिनल है। क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जब वो जर्मनी आ रहे होते हैं या फिर आने का प्लान कर रहे होते हैं, वो काफ़ी ग्रुप्स में या व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो वहाँ पे पूछते हैं कि इस सिटी में पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है, क्या मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किस टाइप की पार्ट टाइम जॉब है ना, फॉर एग्जांपल अगर वो रेस्टोरेंट में भी हो सकती है या फिर किसी फास्ट फूड फ्रेंचाइजी में भी हो सकती है या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी हो सकती है। तो अगर आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको पार्ट टाइम ईजिली मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम के बारे में मत सोचो। और क्योंकि हम पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और जो मिथ है जिसको मैं बस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि काफ़ी लोग लिखते हैं कि यार यहाँ पे पढ़ाई बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको दिन रात सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है। इनफैक्ट कई बार कुछ लोग जैसे पूछते भी हैं कि यार मैं पढ़ाई में एवरेज हूँ, या फिर कुछ लोग कहते हैं मैं थोड़ा एडवेंचरस हूँ या मैं पार्टी गोइंग हूँ, तो क्या मैं जर्मनी में आके पढ़ाई कर सकता हूँ। तो वहाँ पे कई बार लोग मतलब जो कमेंट या जो रिप्लाई करते हैं उस तरीके से करते हैं कि भाई अगर तुम पढ़ने वाले नहीं हो, अगर तुम मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो मत आओ, तुम कोप अप नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रेगुलर अपनी क्लास अटेंड करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप फेल तो नहीं होगे। मैं अपना एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से ही, और मैं जब यहाँ पे पढ़ाई करता था तो मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करता था और मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ हूँ किसी भी एग्ज़ाम में, और कुछ एग्ज़ाम्स में तो मैंने टॉप भी किया है। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए अपने कि जर्मनी में पढ़ाई बहुत हार्ड है और नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ाई यहाँ पे बहुत आसान है। कुछ सब्जेक्ट्स तो अगर आप मास्टर्स में मान लो अगर आप पढ़ रहे हो तो वो सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इंडिया में बैचलर में जो आपने पढ़ा था वो ज़्यादा टफ था, मास्टर का वो जो सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक अपनी तरफ से पर्सनल सजेशन भी देना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपका प्लान है यहाँ पे रुकने का, यहाँ पे जॉब करने का, तो आप जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीखें।
मेरे साथ भी काफ़ी ऐसे मेरे दोस्त थे जिन लोगों ने जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखी, और आपको भी हो सकता है काफ़ी लोग ये सजेस्ट करते हो कि यार पढ़ाई करते वक्त जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखना। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जर्मन लैंग्वेज क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, तो अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको अलग से पर सेमेस्टर फीस पे करनी पड़ती है। और नॉर्मल लोग ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, जब मेरी नौकरी लगेगी तब मैं आराम से जर्मन लैंग्वेज सीख लूँगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपका जो सबसे बेस्ट टाइम है ना जर्मन लैंग्वेज सीखने का, वो तब है जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी आ रहे हैं या अभी जर्मनी में आप पढ़ भी रहे हो, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मैं बाद में सीखूंगा, तो उस समय आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा लैंग्वेज के प्रति। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अभी जर्मन लैंग्वेज सीख लो और एटलीस्ट B1 सर्टिफिकेट तक उसे कंप्लीट कर लो। और इसी टॉपिक में जो लास्ट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो एक मिथ तो नहीं है, पर इस चीज़ को लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि यार हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो क्या आप जर्मनी आ सकते हो, या आप गांव से हो तो क्या आप जर्मनी आ सकते हो। तो भाई ऐसा है ना कि ये हम लोगों के दिमाग में एक सेट हुआ है कि जो लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, चाहे जर्मनी हो चाहे अमेरिका हो, वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो यहाँ फॉरेन में स्टडी कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप यहाँ पे पढ़ने आओगे तो 95% जो आपके बैचमेट्स होंगे जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इन सब से होंगे, 95% ना सारे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे। और कई केसेस में तो आपको 100% ही ऐसा पूरा बैच मिल जाएगा कि सारे ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अच्छा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जब आप पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हो तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आप देखो कि रिक्वायरमेंट्स क्या है यूनिवर्सिटीज़ की, और जब आपको एडमिशन मिल जाए तो आपको देखना होता है कि वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और वीज़ा में एक रिक्वायरमेंट होती है जिसमें वो कहते हैं कि आपको जर्मनी में एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसमें आपको 8,000 से ऊपर, मतलब डिपेंड करता है आप किस ईयर अप्लाई कर रहे हो, उतने यूरोज़ वहाँ पे पहले से जमा करने होंगे। तो बेसिकली आपकी जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है वो ऑलरेडी चेक हो जाती है। लेकिन कुछ केस में ये भी होता है कि यार कई बार लोगों को रिजेक्शन मिल जाता है, भले उन्होंने अकाउंट खुलवाया भी है। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सलाह ये दूंगा कि जब आप अपने वीज़ा के लिए जाएं तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उससे पहले कांटेक्ट करें, और आपके जो भी इमूवेबल एसेट्स हैं, मान लीजिए जैसे कि आपका घर है या आपके पास गाड़ी है, आप ये पता करें कि भाई उसकी आज की कीमत क्या है, और उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे से बता देगा कि ठीक है आपके पास इतने पैसे और हैं। इन शॉर्ट आपको बस ये साबित करना है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप यहाँ के गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं बनने वाले। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, चाहे बैचलर हो चाहे मास्टर्स हो, तो आप लोगों को ये छोटी सी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप ये सब ना सोचें कि यार मैं किस क्लास से आता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना। आप सिंपली बस ये देखो कि जो कोर्स आपको पढ़ना है वो कोर्स कहाँ पे अवेलेबल है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद आप अपनी वीज़ा की तैयारी करो कि भाई वीज़ा में क्या क्या उन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आराम से यहाँ पर आ जाओ। जब आप यहाँ पे आ जाओगे उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ लाइफ एकदम सॉर्ट हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। और अगर आपको ये सब देखना है कि भाई एडमिशन की रिक्वायरमेंट वगैरह, तो मैंने इस पर भी 2-3 वीडियो बनाए हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी देख लेना, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप अपना जो कोर्स है उसको आराम से ढूंढ सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। तो जो दूसरा टॉपिक है वो है जॉब्स इन जर्मनी। इसका सबसे बड़ा मिथ जो है वो ये है कि आपको जर्मनी में जॉब करने के लिए जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। देखो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप आईटी या कंप्यूटर फील्ड में, जहाँ पे आपको बस केवल प्रोग्रामिंग ही करनी है, ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर आप कोई फुल टाइम जॉब करते हैं किसी रेस्टोरेंट में, किचन में, है ना, या फिर आप किसी क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पे आपका पब्लिक इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे ये बात सही है कि आपको जॉब मिलने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप जर्मनी में लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं, आप यहाँ पे लंबे टाइम तक काम करना चाहते हैं, तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, और आपको ये B1 लेवल तक आनी ही चाहिए। तो जब आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, या कोई आप जब ब्लॉग्स पढ़ते हैं जहाँ पे ऐसे लिखा होता है अरे नहीं जर्मन लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है। आप जब जर्मनी आ रहे हो तो हो सकता है कि अगर आप आईटी इंजीनियरिंग फील्ड के, जैसे मैंने पहले बोला था, तो वहाँ पे शायद आपको जॉब के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट इनिशियली नहीं होगी, लेकिन अगर आपको अपनी जॉब यहाँ पे कंटिन्यू रखनी है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी ही होगी।
तो ये बात अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखिए। इसी के साथ मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है जॉब सीकर वीज़ा से रिलेटेड। बहुत सारे लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या ग्रुप्स में ऐसे लिखते हैं कि यार क्या हम जॉब सीकर वीज़ा लेके जर्मनी आ जाएं और यहाँ क्या हम जॉब सर्च करें। ऐसे काफ़ी केसेस भी हैं जहाँ पे लोग जॉब सीकर वीज़ा लेके जर्मनी आए हैं, उन्हें जॉब मिली भी है, और इससे भी ज़्यादा नंबर उन लोगों का है कि जो यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा पे आए, यहाँ रहे और चले गए वापस और उनकी जॉब नहीं लगी। मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ सच्चाई बता देता हूँ। देखो, जॉब सीकर वीज़ा ना बहुत रिस्की वीज़ा होता है। किस सेंस में कि जब आप उस वीज़ा को लेके यहाँ पर आते हो तो आप यहाँ पे उस समय कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो, और जब आप जॉब सीकर वीज़ा लेके आते हो तो उसके लिए भी आपको एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है, आपको काफ़ी सारे यूरोस अपने साथ यहाँ पे लाने होते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पे पार्ट टाइम नहीं कर सकते, तो बेसिकली जो आप पैसे इंडिया से लेके आए हो आप उसी को ही खर्च करते हो अपने रहने के लिए, अपने खाने पीने के लिए। तो आप में से जो भी लोग जर्मनी मूव करना चाहते हैं और वो जॉब सीकर वीज़ा का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये सर्च करो कि जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो उस फील्ड की कंपनीज जर्मनी में कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगेन मैं यहाँ पे फिर से वही बात बोलूँगा जर्मन लैंग्वेज की। तो आप अगर यहाँ आना चाहते हो तो आप एटलीस्ट जर्मन लैंग्वेज सीख के ही आए, B1 कोर्स करके ही आए। आप इस भरोसे या किस्मत के भरोसे मत आओ कि अगर किस्मत में होगा तो हो ही जाएगा, वो तो एक अलग ही फैक्टर है। किस्मत में जो होगा उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो मिथ है वो ये है कि ठीक है मैं आ जाता हूँ वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा लेके और मुझे जॉब मिल जाएगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं आज के तीसरे और आखिरी टॉपिक के बारे में, जो कि है लाइफस्टाइल इन जर्मनी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि सराउंडिंग और एनवायरनमेंट की। तो दोस्तों, ये बात तो 100% सच है कि जर्मनी एक बहुत ही सुंदर देश है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। और जिन चीज़ों को देखने के लिए इंडिया में हम या तो पहाड़ों पे जाते हैं या फिर हम नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, यहाँ पे अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके शहर का जो आउटस्कर्ट है, आप वहाँ पर जाके उस इन्वायरमेंट फील कर सकते हो। और दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं घरों के बारे में। तो बहुत सारे वीडियोस लोग बनाते हैं जिसमें लोग ऐसे दिखाते हैं कि यार मैं 5 करोड़ का घर बुक कर दिया है, या मैं 8 करोड़ के घर में रह रहा हूँ, या मैं 10 करोड़ का घर ले लिया है। और कई लोग ऐसे दिखाते हैं यार हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम यहाँ पे करोड़ों के घर में रह रहे हैं। तो यार ये सब ना एक फालतू का एनवायरनमेंट है। ये सब बस केवल एक हाइप है जो आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई जाती है, बड़ा चढ़ा के कि देखो यार जर्मनी में आओगे तो आप करोड़पति बन जाओगे, आप करोड़ों के घर में रहोगे। यहाँ पर जो घरों के जो प्राइस जो लोग बताते हैं, ये एक्चुअली आपको INR में करके बताते हैं ना। अगर आप नॉर्मली जैसे मैं अपनी सिटी का एग्जांपल देता हूँ ना, मैं स्टुटगार्ट में रहता हूँ और स्टुटगार्ट के आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ। तो यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं वो मतलब अगर 2 BH के अपार्टमेंट में ले लूँ तो वो लगभग 5 से 6 लाख यूरो का पड़ता है। अब अगर इसी को मैं INR में कन्वर्ट कर दूँ तो ये 4 से करीबन क्या कहते हैं 4.5 करोड़ के बीच का पड़ेगा। तो ये अब अगर मैं आपको बताऊं कि यार देखो मेरा घर 4.5 करोड़ का या 4 करोड़ का, तो आपको भी लगेगा अरे यार कितना शानदार है। लेकिन अगर आप वो घर देखोगे ना, तो हो सकता है कि जो आपका जो खुद का घर है ना वो काफ़ी बड़ा हो, काफ़ी अच्छा हो, लग्जूरियस भी हो सकता है कंपैरेटिवली यहाँ के घर से। तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत बड़ा चढ़ा के बताई जाती हैं। तो इसीलिए जब भी आप कभी इस टाइप के वीडियोस देखते हो या आप ऐसा आपके दिमाग में अगर आता है कि नहीं यार वहाँ पे तो करोड़ों के घर मैं खरीद सकता हूँ, तो मैं वहीं पर ही वहाँ पे नौकरी करके करोड़ों पैसा कमा लेता हूँ और इंडिया में खरीद लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो ये करोड़ों के घर भी है ना, ये भी लोग लोन पे लेते हैं। बेसिकली जब आप यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट या अगर आप यहाँ के सिटीजन ही बन जाते हो तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप टू 100% लोन मिल जाता है और फिर आप आराम से, जैसे अपने इंडिया में होता है कि 20 साल 25 साल जितना भी उतने साल तक का आपने लोन लिया है और इजीली आप उन घरों में रह रहे हो। तो ये बहुत बड़ा चढ़ा के बात बताई जाती है। तो इसीलिए आप अपने दिमाग को शांत रखो। ये मत सोचो कि यार कोई बाहर रह रहा है और करोड़ों के घर में रह रहा है तो वो बहुत ही बड़े हैं या वो बहुत ही मतलब अलग ही है वो हमसे। और इसी के साथ साथ मैं गाड़ियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखो आपने मतलब जैसे मैं अपनी बात भी करता हूँ ना, मेरे पास खुद के पास भी मर्सिडीज़ है और जो मेरे दोस्त हैं किसी के पास BMW है, एक के पास टेस्ला भी है, ऑडी भी है। तो और आप भी जो व्लॉग्स देखते हो, आप देखते हो कि लोगों के पास ये जितनी भी मतलब क्या कहते हैं जिनको हम इंडिया में बहुत बड़ी गाड़ियां समझते हैं, वो सब गाड़ियां लोगों के पास यहाँ पर हैं। तो यार ये गाड़ियां ना यहाँ पे बनती हैं, टेस्ला को छोड़ दो फिलहाल। तो जैसे मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, ऑडी हो गई, सब गाड़ियाँ यहाँ पे बनती हैं। इनके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं और इनको यहाँ खरीदना बहुत आसान है और बहुत सस्ता है कंपैरेटिवली अगर मैं यही गाड़ी इंडिया में खरीदूँ तो आपको अगर मतलब आप जर्मनी इसलिए आना चाहते हो कि आपको ये गाड़ी चलानी है तो बिल्कुल आओ, आप आराम से गाड़ी खरीद सकते हो। जब आप यहाँ पे आके पहली बार अपने लिए गाड़ी खरीदोगे तो आपको ये फील भी नहीं होगा, आपको तब समझ आएगा अरे यार ये गाड़ी खरीदना बहुत ही आसान है, बस ये दूर से ही लगता है या जब तक हमारे पास है नहीं तब, या हम इंडिया में तो हमें लगता है अरे यार देखो मेरे दोस्त के पास या मेरे रिश्तेदार में किसी के पास ये गाड़ियाँ हैं।
बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी चीज़ लोग बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि यार देखो हम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या हम इस तरह की गाड़ियाँ चलाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारी गाड़ियाँ जो लोग लेते हैं वो नई होती हैं ना। मैक्सिमम लोग जो गाड़ियाँ लेते हैं वो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लेते हैं। यहाँ पे मतलब सेकेंड हैंड में दो टाइप की होती हैं, एक होती है यारिस वैगन, मतलब कि 1 साल पुरानी, और फिर बाकी तो हो ही गए, मतलब उसके बाद कोई 2 साल 3 साल पुरानी। यहाँ पर क्या है ना, गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। आपकी गाड़ी हर 2 साल में जो यहाँ का जो टूफ है, जो मतलब एंटाइटी है जो रिस्पॉन्सिबल है चेक करने के लिए कि आपकी गाड़ी रोड वर्दी है कि नहीं है, तो वो आपकी गाड़ी को प्रॉपर्ली चेक करते हैं हर 2 साल में, देखने के लिए कि आपकी गाड़ी सड़क पे चल सकती है कि नहीं। दूसरा जो यहाँ पे ट्रैफिक सेंस है यार वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से आपको ना गाड़ियों पे ना कोई स्क्रैच मिलेंगे, ना कहीं बम्प्स मिलेंगे। मतलब एकदम आपने अगर सेकंड हैंड गाड़ी खुद भी खरीदी ना तो आपको खुद भी नहीं लगेगा कि यार ये सेकंड हैंड गाड़ी है, अनटिल अनलेस आप उसमें किलोमीटर्स पड़े। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसा आता है या आप लोग वीडियोस को देख के आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं जर्मनी आके जॉब करूँगा और बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा के बहुत कुछ कर लूँगा, तो भाई जॉब के भरोसे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो एक एवरेज सैलरी है ना, चाहे अब मैं एवरेज सैलरी में सारे सेक्टर और हर जगह ले रहा हूँ, तो वो लगभग 3000 यूरो ही है, ठीक है। और ये 3000 यूरो जो है ये इतने ज़्यादा नहीं है कि आप ये प्लान कर सको कि यार नहीं मैं मतलब एक अलग ही मेरी जो स्टेटस है, मेरी जो क्लास है इंडिया अलग हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपका जर्मनी में जो क्या है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा। तो इस बात में तो कोई डिनाई नहीं है कि अगर आप जर्मनी आते हो तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंडिया से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं यहाँ पर आके कई करोड़ों बचा लोगे, कमा लोगे, है ना। कमाना और बचाने में फ़र्क है। आप कमा तो ज़रूर करोड़ों में लोगे, लेकिन बचाने वो थोड़ा सा डाउटफुल है, वो इतना रियलिस्टिक नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग जिनके बच्चे हैं ना, चाहे छोटे हों या बड़े हों, और अगर स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ मूव कर रहे हो तो आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो स्कूलिंग है, अगर आप मतलब मान लो गवर्नमेंट स्कूल्स में डालते हो तो यहाँ पे फिर लैंग्वेज जर्मन हो जाएगी, तो बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि बच्चे किस एज के हैं, लेकिन आप चाहें तो उन्हें इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, उसके लिए इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, बट अगेन उनकी फिर फीस भी उसी तरीके से है। इसके अलावा आप प्राइवेट कोचिंग भी दे सकते हैं, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो उसके लिए आप चिंता मत करो। बट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जब आप जर्मनी आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डीमोटिवेट करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है इंडिया से जर्मनी आएँ, यहाँ पे चीज़ों को सीखें, उसको वापस इंडिया में ले जाके उसे इम्प्लीमेंट भी करें, है ना। तो आप जर्मनी ज़रूर आइए, और मैं खुद भी आप लोगों से मिलना चाहूँगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जो चीज़ें जो आप लोगों को नहीं बताई जाती हैं, या बहुत बड़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, या आधी अधूरी बताई जाती हैं, तो मेरा बस कंसर्न ये था कि क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें एज इट इज़ बताऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हो तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबा दो, उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, लोग देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं उनके लिए और भी अच्छे कंटेंट्स वाले वीडियो बनाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इसे डिसलाइक भी करो। पर दोनों ही केस में ना नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा या सही नहीं लगा, और कौन सी चीज़ आप मिस कर रहे हो और आपको लगा कि मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाने चाहिए। इसके अलावा आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी खाना खाते टाइम, और उनको क्योंकि यूट्यूब ने बस रिकमेंड कर दिया है इसलिए आप देख रहे हो, और आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने बस इसलिए देखा है क्योंकि जर्मनी लिखा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग भी और बाकी भी अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज में शेयर करो। हो सकता है आपके काम का ना हो, लेकिन हो सकता है जो किसी और के काम आ जाए, जिसको जर्मनी आने का प्लान है, या जो ये सोच रहा है कि मैं अब्रॉड मूव करूँ, स्पेशली यूरोप में। तो आप लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद।